नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में 2014 के चुनावों की धड़कन शायद सबसे तेज रफ्तार से सुनी जा सकती है। सम्राट अशोक से लेकर नीतीश कुमार का पटना कहां पर पहुंचा है? सपनों का बिखरा हुआ एक सैलाब है या फिर एक ऐसा राज्य जो अपने सपनों को हासिल करने के लिए बहुत दूर तक जाएगा? इसी पर हम आज बहस करेंगे राज तिलक में। समझना यह भी होगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी ने इसी धरती से दिया था। आज उसी पटना को शत्रुघ्न सिन्हा, रंजन यादव, मीसा जैसे लोगों में अपने सपनों की ताबीर खोजनी पड़ रही है। पटना की जनता क्या कहती है, यही आज हम पूछेंगे राज तिलक में। कई खास सबसे पहले जनता के लिए तालियां हो जाए, पटना की जनता के लिए, उनके सवालों के लिए, क्योंकि आज उनका सामना करेंगे तमाम नेता जिनका परिचय आपसे करा दें। नंद किशोर यादव जी, नेता प्रतिपक्ष, हमारे साथ शामिल रहेंगे बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ श्याम रजक जी जेडीयू की तरफ से शामिल रहेंगे, मनोज झा आरजेडी की तरफ से, और प्रेमचंद्र मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ शामिल रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप दोनों से हिसाब लेना चाहती हूं, बीजेपी और जेडीयू, पटना साहिब और पाटलिपुत्र। ठीक है, मैं आऊंगी आपके सवालों के लिए भी आऊंगी, इनका हिसाब ले जरा। सांसद रहे आप दोनों पार्टियों के, वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा साहब और वहां पर उनका भी हिसाब होगा रंजन यादव जी का। 50% के आसपास आपने सांसद निधि से खर्च किया। हिसाब दीजिए इसका, क्यों इतना कम काम हुआ? जो 19 करोड़ मिलते हैं एक सांसद को, वो तक इस्तेमाल करने का फुर्सत नहीं है शत्रुघ्न सिन्हा को। देखिए, सांसद निधि में जो खर्च कम होने का कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है बिहार सरकार ने जो नीति में परिवर्तन किया। अच्छा। विधायक फंड और सांसद फंड के खर्च करने का जो सिस्टम तय किया बिहार की सरकार ने, उसकी खामी के कारण केवल सांसद फंड नहीं, विधायकों के फंड भी खर्च नहीं हो पा रहे हैं। एक बड़ा कारण राजनेता है, आप ऐसी दलील देंगे कौन मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं मानेगा? क्या उनके सैंक्शन आप हमको एक बात बताइए, आप बताइए ना। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए निधि का हिस्सा है, अगर सांसद ने अपना फंड का रिकमेंडेशन दे दिया, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, कौन जिम्मेवार इसके लिए? राज्य सरकार जिम्मेवार इसके लिए जो खर्च नहीं कर पा रही। अच्छा, एक सेकंड, ये तो अभी रिश्ता टूटा है ना, बाकी के 4 साल सो रहे थे। टूटने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बाकी के 4 साल सो रहे थे। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये सिस्टम गड़बड़ है। सांसद पर कैसे खर्च कर रहे हैं? विधायक भी का भी खर्च नहीं हुआ है। अलग-अलग राज्यों से, पंजाब, बिहार में विधायकों का फंड नहीं खर्च हो रहा है। हर जगह सांसद ने पूरा खर्च किया है पैसा। बिहार में विधायकों का फंड नहीं खर्च नहीं हो रहा है। रंजन यादव जी किस नींद में थे? रंजन यादव जी ने जितने पैसे दिए और योजनाओं का कार्यान्वयन कराया, उसमें कहीं भी ऐसी नहीं कि शून्यता स्थिति है। आप लोग संतुष्ट हैं इससे? संतुष्ट हैं? 50% यानी आपने आधा कर दिया। जो पैसा आप खर्च कर सकते थे विकास के लिए, आधा कर दिया आपने। सारा पैसा खर्च हुआ, योजनाएं गई। अब योजनाएं गई और उनका कार्यान्वयन हुआ। हजारों हजार योजनाएं उन्होंने लिखा और उनका कार्यान्वयन हुआ। उनका शिलान्यास नहीं बल्कि हमने उद्घाटन की भी तिथि की और उद्घाटन भी हुआ। मनोज झा जी, आपकी पार्टी तो परिवार में सिमट गई है, कैसे सपनों की ताबीर? छोटी सी बात है, क्योंकि आपने ये सबसे पहला सवाल परिवार के संदर्भ में कहा, और लगातार हम ये कह रहे हैं कि ये राजतंत्र नहीं है, राज तिलक नहीं है। अगर तख्तो ताज सौंपे किसी को जाए तो उसको जनता का विश्वास लेना पड़ता है। हम राजतंत्र में नहीं रह रहे हैं, इसलिए इसको परिवारवाद की संज्ञा देना उचित नहीं है। आप हमें ये समझा रहे हैं कि मीसा से ज्यादा काबिल कोई आपके पार्टी में कार्यकर्ता नहीं था? जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। मनोज झा जी, आप तो जानते हैं, समझते हैं समाजशास्त्र, आप बताइए। अंजना जी, आपने अगर मुझसे सवाल पूछा है तो मुझको सवालों तक जवाब दे जल्दी से। अगर आप पाटलिपुत्रा को जानती हो, हमारे दल को जानती हैं, हमारे दल में कम से कम 6000 एप्लीकेशन, मैं गवाह हूं, आके लोगों ने कहा इससे परिवार का एफिलिएशन रहना चाहिए, क्योंकि आखिरी बार लालू जी डिलिमिटेशन के बाद आ रहे थे। अरे कार्यकर्ता भी आपके, बात भी आपकी करने वाली। जनता से पूछा क्या? जनता क्या चाहती है? क्या आप लोग चाहते हैं कि परिवार को सिर्फ टिकट मिले? ये देखिए, अब आप कहेंगे कि ये भी हमने लोगों को बुलाया है इसलिए वो जवाब। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस की जमीन यहाँ पर क्या है? आप साथ भी रहते हैं आरजेडी के, फिर आते हैं राहुल गांधी जी तो मिलकर प्रचार भी नहीं करते हैं, ये क्या घपला है? देखिए, हम वैचारिक स्तर पे हमारा गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमने किया है, उसमें एनसीपी भी है, और यह गठबंधन एक व्यापक उद्देश्य को लेकर हुआ है कि बिहार में हम उस जमात की पॉलिटिक्स को मजबूत और एकजुट रखना चाहते हैं जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो वैचारिक स्तर पर देश में एक स्थायित्व देना चाहते हैं। 5 साल की अस्थायी सरकार हम देना चाहते हैं, जो समाज को सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलने में विश्वास करे, और जो हमारी एक नीतियां हैं, राइट टू इक्वलिटी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, उस आधार को हम फैलाना चाहते हैं। जो विद्वेष की राजनीति हमारे बाएं तरफ हमारे मित्र नंद किशोर यादव करते हैं,
सिमटने की सबसे बड़ी नहीं इस वक्त गलती हो रही है, और वही खतरा सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ी लोगों के सवाल ले लेते हैं कुछ, क्योंकि जनता का मंच को देखेंगे तो कांग्रेस गठबंधन। हमको श्याम रजक जी से सवाल करना है, जदयू का ये स्पेशल स्टेटस क्यों बनाया गया सिंगल, जबकि ये सभी पार्टियों का ये था विशेष राज्य का दर्जा, सभी पार्टियों के लिए था। और जो बहुत ही सारा हड़प लिया। ये बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने रखा है। विशेष राज्य का दर्जा बिहार की जो स्थिति रही देश की आजादी के बाद से, और बिहार की स्थिति इतनी बदतर रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना आवश्यक था, और इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन जरा सा भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कही नहीं। भारतीय जनता सत्ता में कितने दिन हो गए? आप कितने बरस हो गए? मैं कह रहा हूँ कि विशेष राज्य का दर्जा कितने बरस हुए श्याम रजक जी? 8 बरस हुए। 8 वर्षों में आपने क्या दिया उसका हिसाब बताइए। कही थी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें स्पेशल नरेंद्र मोदी जी अगर विशेष राज्य का दर्जा देते हैं, एक सेकंड, नरेंद्र मोदी जी अगर विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तो मान जाएंगे? एक सेकंड, में अंतर रहता है। सर एक तरफ तो आप अस्मिता से जोड़ते हैं, एक सेकंड, आप बिहार की अस्मिता से जोड़ते हैं, कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा जो देगा हम तो उसके लिए कुछ भी करेंगे। नरेंद्र मोदी देंगे तो जाएंगे? नरेंद्र मोदी का तो घोषणा पत्र आ गया, घोषणा पत्र में विशेष राज्य के दर्जा की बात नहीं कही। घोषणा पत्र में कौन विशेष राज्य देता है? कहाँ है? नहीं, घोषणा पत्र विशेष राज्य का दर्जा का बात ही नहीं रखा है। इन्होंने तो रखा है कि राम मंदिर हम बनाएंगे, 370 हटाएंगे, ये देश को बनाएंगे। वो तो बिहार में आके ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं सहायता कोष कुछ दूंगा तो लेंगे या नहीं? दर्जा की बात नहीं करी। सहायता कोष देंगे, कुछ भी देंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिल करके आंध्र प्रदेश के विघटन में और समाधि बनाने का काम किया, लेकिन ये दोनों मिल करके विशेष राज्य का दर्जा करने की वकालत नहीं की। आ रही हूँ सर आपके पास। ये जो उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी पर एकदम से विश्वास नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए किसी तरह की सहायता मोदी से नहीं लेंगे। देखिए, उनकी परेशानी ये है कि 17 साल तक मेरे बाह में बाह डाल के घुमा करते थे, और आज अचानक उनको नरेंद्र मोदी खराब लग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है नरेंद्र मोदी पिछड़ा का बेटा है, गरीब का बेटा है, प्रधानमंत्री बन जाएगा तो जनता दल आरजेडी की जमीन खिसक जाएगी। वो इसलिए केवल नरेंद्र मोदी का विरोध करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी से परहेज नहीं है उनको। आप ये समझाइए ना कि जो 17 साल उधर थे रामकृपाल यादव आए, आपने दोनों बाहें फैला दी, इसका क्या मतलब? कोसते थे वो कितने टीवी डिबेट पे, तो मैंने उनको कोसते हुए देखा नरेंद्र मोदी को और सुना है। देखिए, रामकृपाल यादव जमीन का कार्यकर्ता था, और आरजेडी ने अपने परिवार के लोगों को महिमा मंडित करने के लिए अपने जमीन के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की। उन्होंने परिवार का ख्याल रखना, आपने अपनी सहूलियत का और अपने फायदे का। तमाम लोगों के पास आएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ और लोगों के सवाल लिए जाए। मेरा सवाल है कांग्रेस के साथी से और आरजेडी के साथी से कि बिहार में अभी जो वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्ति की कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में दिया है, तो कांग्रेस ने इसको जन्म दिया और आरजेडी जी ने इसको 15 साल बढ़ाया। आप अभी जो घोषणा पत्र में दिए हैं, क्या यह जनता के साथ छल नहीं है, बिहार के साथ धोखा नहीं है? जल्दी से अगर आपने सवाल पूछा है तो उसको पूरे दृष्टिकोण में रखिए। आरजेडी की दी हुई ये चीज नहीं है। आरजेडी के दौर में आप हमसे शिकायत कर सकते हैं, 15 साल हमारा शासन रहा, हम में कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन 15 साल में इस तरह की कुव्यवस्था हमने नहीं फैलने दी। और गैर बराबरी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। गैर बराबरी को हमने सेटल करके रख दिया। अगर आज हम सब यहां बैठ करके खुल करके बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको क्रेडिट देना होगा। वो ऐतिहासिक क्रेडिट है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। कुछ और लोगों के ऐतिहासिक क्रेडिट है। मेरा मंत्री महोदय से और यहाँ पर जो भी नेता मौजूद हैं जिस पार्टी के, उनसे एक सीधा सवाल है कि आपने लास्ट बार अपना स्वास्थ्य का चिकित्सा जांच किस सरकारी अस्पताल में करवाए हैं, और आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, और आप क्यों सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, और आप क्यों सदर अस्पताल में अपना इलाज क्यों नहीं कराते हैं, और आप इस चुनाव को आम जनता से दूर क्यों कर दिए हैं? 1 करोड़पति अरबपति ही चुनाव लड़ सकता है, आम जनता चुनाव नहीं लड़ सकती है। ऐसा स्थिति क्यों हुआ पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर? इस सवाल पर तो सभी को तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की राजनीति और जनता के बीच के फासले से जुड़ा हुआ सवाल है। श्याम रजक जी, मंत्री नीतीश सरकार, जवाब दीजिए। मेरी पढ़ाई, जहां तक उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मेरी पढ़ाई कॉर्पोरेशन के स्कूल में हुआ। भाई साहब, हम आपके बेटे की पढ़ाई की बात कर रहे हैं। मंत्री साहब, जरा सा मंत्री साहब, मैंने आपके बच्चों, आपके परिवार का इलाज कहाँ होता है? किस सरकारी अस्पताल में आप गए हैं पिछली बार? मैं अस्वस्थ हूँ, कहीं भी अस्वस्थ नहीं। दूसरा, जहां तक बच्चों की बात है, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं और पत्नी
दोनों का इलाज होता है तो पीएमसीएच में हम इलाज कराते हैं। और इसका साक्ष्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बिहार की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं मानता हूं कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम और स्वास्थ्य शिक्षा में जब भी तभी सुधार होगा जब बिहार के मिनिस्टर और आईएएस और आईपीएस के बच्चे जिन सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू करेंगे और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना शुरू करेंगे, समझ जाइए बिहार तरक्की होगी। कांग्रेस के कितने नेता होंगे जिनके हम यहाँ 22, 23, 24 साल से विपक्ष में हैं, हमारी वो भूमिका नहीं है, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया उस सवाल में बहुत सच्चाई है और बिहार का विकास तभी दिखेगा जब मिनिस्टर और आईएएस आईपीएस के बच्चे सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों में जाना शुरू। दो संक्षिप्त टिप्पणी आपके सवाल के जवाब में। हर राजनेता को एक स्वीपिंग स्टेटमेंट मत दीजिए। मैं सरकारी अस्पताल में इलाज कराता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय का अस्पताल है और मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। आप राजनीति में अभी भी ऐसे लोग हैं राजनीति में जिनके अंदर परिवर्तनकामी क्षमता है। आप प्रवक्ता हैं, नेता की बात हो रही है, आप प्रवक्ता हैं, नेताजी का फसाना बताइए ना। मैं वो भी कह रहा हूं, लालू जी का फसाना बता दीजिए। पूरी राजनीति को खारिज मत करिए। राजनीति में कई सारे लोग हैं जो आपकी तरफ परिवर्तन के लिए तैयार हैं। भागीदार रहे हैं। एक सेकंड, फिर बाद में मैं सवाल मैं ले रही हूँ जवाब, मैं ले रही हूँ। सत्ता में भागीदार आप भी रहे इतने बरस। बिल्कुल, तो फिर आप ठीक कह रही हैं। हाँ। 8 साल में मंत्री 7.5 साल रहा, एक बार भी चिकित्सा का जो खर्चा है किसी भी प्राइवेट अस्पताल का खर्चा मैंने नहीं लिया। वो मैंने केवल सरकारी अस्पताल में इलाज कराया। मैं आपके सामने हूँ, सरकारी अस्पतालों की स्थिति अच्छी है, हाँ या ना? हाँ या ना? बिहार के अस्पतालों की स्थिति में हमने लगातार सुधार किया है। हाँ या ना? बिहार के अस्पताल को सुधारा है हमने, सुधारा है, हाँ सुधारा है, मैं कह रहा हूँ सुधारा है। प्रेमचंद गुप्ता जी, एक सवाल हम प्रेमचंद गुप्ता जी से करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस आधार पर जनता के सामने वोट मांगने जाती है? कांग्रेस सरकार की विदेश नीति 10 साल क्या रहा है? भय भ्रष्टाचार के बारे में क्या रहा है? महंगाई के बारे में क्या रहा है? किस आधार पर कांग्रेस पार्टी जो है जनता से वोट मांगने जा रही है? हम उस आधार पे वोट मांगने जा रहे हैं जो पिछले 5 सालों में जो हमने वादे किए वो पूरा किए। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हमने काम किया, सड़कें बनाई हैं, आईआईटी खोले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, नए नए हॉस्पिटल बने हैं, नए नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। यह देश जो तरक्की किया है और जो एक देश का एक मॉडर्न लुक बना है वो कांग्रेस की देन है। मैं माननीय मंत्री श्याम रजक जी से पूछना चाहता हूं कि 4 महीना राशन के दुकान में राशन नहीं मिल रहा है। राशन का दुकानदार कहता है कि राशन नहीं है, आप कहते हैं गरीबी समाप्त कर रहे हैं। कहां बिहार से गरीब समाप्त होगा? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि सबको तो चावल दाल खाता है, रोटी खाता है, कांग्रेस वाले पूरे कोयला खा गए हैं। ये सीएजी के रिपोर्ट को लेकर जो काल्पनिक रिपोर्ट की गई है उसका कोई बेस नहीं और सच्चाई सामने आ रही है। हमने किसी को भी बचाने का काम नहीं किया, हमने कानूनी कार्रवाई का अनुमति दी, कानूनी कार्रवाई होने दी है और हमारा मानना है जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी। प्रहार होता है तो आप भी असहज महसूस करते होंगे क्योंकि चारे का भी नाम आ जाएगा फिर। नहीं अंजना जी, असहज तो होते होंगे सर। आप अगर सवाल पूछती है ना तो कम से कम एक संक्षिप्त टिप्पणी का जवाब देने दीजिए। भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस होना चाहिए अंजना जी, लेकिन मानवता के खिलाफ अपराध सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। बाकी पैसे आप रिकवर कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं, लेकिन जो कत्ल करते हैं, इमारतें गिराते हैं, वो मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है और वो हमारी राजनीति को तय करता है और वो राजनीति को तय करेगा। लेकिन अपराधियों को टिकट देने से तो पीछे नहीं हटती ना आपकी भी पार्टी। देखिए, अपराधियों को टिकट देने का मसला बड़ी विडंबना है, एक व्यापक राजनीतिक सुधार से जुड़ा हुआ मसला है। परेशानी बिहार की यही अभी भी आप बिहार में देखिए सबसे कम हमारे कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे। एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपकी एक पेज है यूपीए अचीवमेंट, उस पे अचीवमेंट बिहार की जारी केंद्र की जितनी होती है सब डालते हैं। बिहार की स्पेशल स्टेटस की दर्जा का स्टेटस उस पे कब डालेगा? स्पेशल स्टेटस के बारे में हमने जो रघुराम राजन कमेटी बनाई, हमने बिहार को उसका वाजिब हक देने के लिए सिफारिशें मांगी हैं और पिछड़ा राज्यों को लेकर नए मानक तय हुए, नए पैरामीटर हुए हैं और अब स्पेशल स्टेटस का रास्ता खुला है, जिसमें चलते ही नीतीश जी ने हमारे उस रिपोर्ट को स्वागत किया, मिठाइयां बांटी और हम आगे इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन जिस जिस बीजेपी ने पूरे बिहार में घूम घूम के ये कहा
कि मोदी आएंगे तो हम स्पेशल स्टेटस देंगे, लेकिन आज कांग्रेस केवल शहजादे को पाल के रखेगी कहीं भी। और ये मेरे बीजेपी से सवाल है, बीजेपी के जो हमारे एमपी हैं उनसे उनका लड़का कहाँ पढ़ता है, वो जवाब दें। विदेश में उनका लड़का पढ़ता है। मेरा एक सवाल है, बीजेपी और कांग्रेस के लोग यहाँ पर हैं, युवाओं की बात करते हैं, लेकिन घोषणा पत्र में और जब नीतियां बनानी होती है तो युवाओं को उसके निचले पायदान पर रखते हैं। जवाब दें। मैम एक बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने एक गलत बयान किया है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा विदेश में पढ़ता है। अब कितने नासमझ हैं, उनको यह भी पता नहीं है कि मेरे परिवार का कोई आदमी बाहर नहीं पढ़ता है, पटना में ही सब पढ़ के बड़ा हुआ है। यह गलत बयानी कर रहे हैं। जरा आज घोषणा पत्र जारी हुआ है, उस पर पहुंचा एक बार। घोषणा पत्र जारी हुआ, मैं आ रही हूँ, लोगों के सवाल ले रही हूँ। घोषणा पत्र जारी, ये जो घूम फिरकर आपकी सुई अटकती है धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, कभी देवालय शौचालय समझाते हैं देश को, और फिर जब मैनिफेस्टो में आते हैं तो वहीं पर सुई अटक जाती है। मैनिफेस्टो में केवल राम मंदिर का जिक्र नहीं है, बल्कि राम मंदिर के सवाल पर हमने कहा है कि संवैधानिक दायरे में हम उसके निर्माण के बारे में लोगों की सहमति बनाएंगे। हमने जो कहा है, हमने कहा क्या, हमने कहा है सबको न्याय देंगे, सबका विकास करेंगे, सबका साथ लेंगे, ये हमने कहा। 70 धारा को खत्म करने की बात करते हैं, ये समान कानून को बनाने की बात करते हैं। ये देश का मखौल उड़ाना कोई भाजपा से वाले लोग हैं। इनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार संविधान के प्रियम्बल को भी नहीं पढ़े हैं। आप जाति के नाम पर तोड़ते हैं। दिक्कत तो ये है कि कोई धर्म के नाम पर एक सेकंड कोई धर्म के नाम पर तोड़ता है, आप जाति के नाम पर तोड़ते हैं। ये भी तो एक कारण तरीका है तोड़ने का। जनता दल यू समावेशी विकास की बात करती है, और हम सभी दलों को, सभी वर्गों को, सभी जाति को, सभी लोगों को लेकर चलते, लेकिन जो सबसे पीछे छूटा है उसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत उसको स्पेशल स्टेटस दे करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वोट के लिए वो भी क्या होता है। अंजना जी, नवादा में 2 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पशुओं के हत्यारे यदुवंशियों के नेता के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। ये कौन सी नफरत की सियासत है? क्या कर रहे हैं आप लगाना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं। चुनाव का 2 सीट जीतेंगे, लेकिन देश को जला के रख देंगे आप। लोगों को समझना है कि क्या वो इसके लिए बटेंगे। एक सेकंड यादव जी, इस पर जवाब दें प्लीज। जवाब सुनिए। ये आरजेडी के लोग अगर गलत बयानी करके ही राजनीति करना चाहते हैं, मुझे नहीं कहना। उन्होंने कहा क्या है? कहा है कि देश के अंदर जानवरों के कत्ल खाने खोले जा रहे हैं, उनको विशेष सुविधा दी जा रही है। कहा जा रहा है जानवर बचाओ तब देश बचेगा, तब किसान बचेगा। ये नरेंद्र मोदी ने कहा है, गलत बयान करो। गुजरात में क्या जो दूध देने वाली पशुएं हैं, क्या उनकी हत्या हो रही है? लेकिन जो बड़ा सवाल उठाया था, मैं उस पर कहना चाहता हूं, जो मनोज जी ने कहा, दूसरे ने कहा, मैं 2 चीज बिहार के लोगों की तरफ से जल्दी से जाना चाह रहा हूं। स्पेशल स्टेटस की चर्चा बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं हुई है। नंबर 2, मंदिर की बात ये कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, 89 में मंदिर के आंदोलन को लेकर जो पैसे इकट्ठे हुए थे, वो हजारों करोड़ रुपए कहां हैं? बीजेपी के अकाउंट में है, आरएसएस के अकाउंट में है, या विश्व हिंदू परिषद के अकाउंट में है? यह बीजेपी को बताना चाहिए। 27,000 लोग मरे हैं मंदिर के नाम पर। हमारा सवाल है जदयू आरजेडी से सवाल है कि आप लोग का जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ है। कल तक जेपी और कर्पूरी के पुजारी आज कांग्रेस के दरबारी हो गए, क्यों? सवाल ही नहीं। मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस को भी मानते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता करती है, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी कॉर्पोरेट घराने की राजनीति करती है। 40,000 करोड़ रुपया एक चेहरे को चमकाने में लगा, ये देश को बनाने का काम करेंगे। आपको दूसरे के कंधे की जरूरत क्यों पड़ती है? हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं गए। हमने कहा कांग्रेस ने देश को गुलाम बनाने का काम किया। लालू यादव तो जेल गए। अंजना जी, सवाल उनका बहुत माकूल था। कांग्रेस के अधिनायकवाद के खिलाफ हमारा जन्म हुआ, लेकिन आज फांसीवाद बड़ी हकीकत है। फांसीवाद से लड़ने के लिए तमाम ताकतों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये जरूरत है आज के वक्त की, और इसलिए हम साथ हैं, क्योंकि देश बचाना जरूरी है। ये तो देश ही नहीं रहेगा तो हम राजनीति कहां करेंगे? मनोज जी, एक चीज हमको बताइए, लालू जी 20 साल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सत्ता पर रहे, बिहार की सत्ता पर, देश की सत्ता पर। ऐसा 5 उपलब्धि लालू जी की बताई दीजिए जिसके आधार पर जो है जनता उनको वोट करेगा। 5 उपलब्धि, बहुत बड़े 5। अंजना जी, जल्दी से जवाब दीजिए। उपलब्धि क्या है? 5 उपलब्धियां आप कह रहे हैं, मैं आपको 5, आप मेरे सवाल को सुनिए, 500 उपलब्धियां बता दूंगा। अगर आज बिहार के अंदर असमान समाज में
समानता की बातें हैं तो लालू प्रसाद की देन है। अगर हम जैसे लोग भी राजनीति को सोच रहे हैं तो ये उनकी देन है। अरे बड़ा गैर बराबरी का समाज था भाई। पूछना चाहता हूँ कि वो विशेष राज्य के दर्जा की बात करते हैं, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने क्यों नहीं जारी किया कि ठीक है, उसे सामने कुर्सी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल। मेरा भाजपा से प्रश्न ये है कि जब 1999 से लेकर 2009 तक भाजपा की सरकार रही, 2004 तक भाजपा की सरकार रही, तो उस दौरान उन्होंने युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया, एसएससी की बहाली बंद कर दी। इसमें राय ज्यादा है। हमें इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ राज तिलक में शामिल होने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब ये बिहार को, पटना को तय करना है कि आगे की रणनीति कैसे उसकी होगी, क्योंकि अभी तक विचारधारा की मौत पर यहाँ की राजनीति की यात्रा तय हो रही है। कल राज तिलक का कार्यक्रम पहुंचेगा।